हे गाइस, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल लीगल माइंडसेट जुडिशरी पे स्वागत है। और हमारा जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम का जो लेक्चर चल रहा था उसको कंटिन्यू करते हैं। लास्ट क्लास में आपको पता होगा कि हम रेस जेस्टे पढ़ रहे थे और 2 क्लासेस हो चुके हैं रेस जेस्टे पे, और बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर चल रहा था। अगर आपको पता होगा, जो फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं गाइस, आप सभी को मेरे वीडियो को 1.5x या उससे ज़्यादा स्पीड से क्या करना है, प्ले करना है, ताकि आपको थोड़ा सा इसका बेटर तरीके से आप इसका एडवांटेज ले पाओ वीडियो का, क्योंकि मैं थोड़ा स्लो कहता हूँ। और वैसे भी आजकल जितने भी बच्चे रहते हैं भाई, सबको स्पीड में ही देखते हैं। ठीक है, चलिए। तो सर, आप क्या बोलने वाले हो? आज का लेक्चर किस बारे में होने वाला है? देखिए, हम लोग अभी तक क्या पढ़े हैं, बस मैं ब्रीफली रिवाइज करा रहा हूँ। ठीक है। मैं पूरा चीज़ जो भी पढ़ा चुका हूँ उसको वापस से मैं बताने नहीं वाला, बस मैं ये चीज़ बताने वाला हूँ कि हमने क्या पढ़ा। हम ये पढ़े कि जब कभी भी कोई क्राइम होता है, ठीक है, क्राइम जब भी होता है तो क्राइम बहुत सारी चीज़ों को लेके बनता है, बहुत सारे चीज़ों को लेके बनता है। बिल्कुल सर, है ना। वो चीज़ें हो सकते हैं कि क्राइम होने से पहले हुए हों, बहुत सारा चीज़ क्राइम होने के बाद होता है। और जो बहुत सारा चीज़ का बात कर रहा हूँ उसको हम लोग फैक्ट्स बोलते हैं या फिर इवेंट्स बोलते हैं। फैक्ट या फिर इवेंट्स, फैक्ट या फिर इवेंट्स, समझ में आ रहा है? जी सर। तो यानी क्या, जब कभी भी कोई क्राइम घटित होता है, क्राइम होता है, क्राइम या फिर कोई मेन इवेंट होता है, ठीक है, तो उस मेन इवेंट होने से पहले कुछ अलग अलग इवेंट्स हुए होते हैं। ठीक है। तो फैक्ट्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सेम ट्रांजेक्शन का मतलब क्या होता है कि अगर कोई क्राइम हुआ है तो क्राइम जो हुआ है, क्राइम होने से पहले बहुत सारी चीज़ें हुए होंगे। ठीक है, तो उन वो चीज़ भी क्राइम का पार्ट मान लिया जाएगा। ओ माय गॉड। ठीक है, यहाँ तक कि सिर्फ क्राइम होने से पहले और क्राइम जस्ट होने के बाद जो भी चीज़ उससे जुड़े हुए हैं वो सारे क्या माने जाएंगे, उस क्राइम का पार्ट माने जाएंगे, और हम उसका एविडेंस कोर्ट में दे सकते हैं, है ना। सेक्शन 4 क्या बोलता है? सेक्शन 4 बोलता है फैक्ट्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन। ऐसे फैक्ट्स जो कि सेम ट्रांजैक्शन के पार्ट हैं। अगर मैं ये सभी को एक ट्रांजैक्शन बोलूँ तो ये भी इसका पार्ट हो गया, 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 ये भी इसका पार्ट हो गया। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो यानी क्या, जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारे वाले एग्ज़ाम्पल में कि पहला जो होता है, दो दोस्त का आपस में झगड़ा होता है, फिर एक दूसरे को, एक पहला वाला बंदा दूसरे को क्या देता है, थ्रेट देता है, धमकी देता है। फिर उसके बाद क्या होता है, धमकी देने के बाद वहाँ पर वो जाके उसका क्या करता है, क्राइम कमिट कर देता है। फिर उसके बाद क्या करता है, वहाँ के जो बाई स्टैंडर्स लोग होते हैं वो क्या करते हैं, शाउट करते हैं, चिल्लाते हैं। फिर शाउट करने के बाद वो वहाँ से क्या भाग जाता है ना। तो अगर आप देखेंगे ये जो पार्ट चल रहा है, ये जो सीन चल रहा है, ये सब सीन कब का है? जब क्राइम चल रहा है तब का सीन है कि नहीं? तो क्राइम चलते वक्त जो भी चीज़ उससे जुड़े हुए होते हैं वो सारी चीज़ों का आप क्या कर सकते हो, एविडेंस दे सकते हो कोर्ट में। ठीक है, समझ में आया? ठीक है सर, समझ चुके। तो अभी तक मेरे ख्याल से आपको अच्छे से समझ में आ गया कि रजिस्ट्री क्या है। तो अभी तक मतलब अगर मैं बोलूँ तो रजिस्ट्री मतलब क्या, अगर मान लीजिए ये अगर क्राइम है तो क्राइम होने से पहले जो भी चीज़ हुए हैं पहले, ठीक है, और उससे जो पूरा डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो उन सब चीज़ों को हम लोग क्या बोलेंगे भैया कि ये रजिस्ट्री का पार्ट है। और ये जो कनेक्शन होना चाहिए बहुत ही स्पॉन्टेनियस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? स्पॉन्टेनियस मतलब सर, मतलब ऑटोमेटिक रिएक्शन टाइप का होना चाहिए, और साइमल्टेनियस होना चाहिए। साइमल्टेनियस के जगह में आप जो वर्ड सुप्रीम कोर्ट ने यूज़ किया वो यूज़ कीजिए, कॉन्टेम्पोरेनियस। कॉन्टेम्पोरेनियस, ठीक है, कॉन्टेम्पोरेनियस होना चाहिए। कॉन्टेम्पोरेनियस मतलब होता है भैया साइमल्टेनियस। ठीक है, तो स्पॉन्टेनियस और कॉन्टेम्पोरेनियस होना चाहिए। ठीक है, मतलब क्या कि जब कभी भी क्राइम होता है तो क्राइम से जुड़े जितने भी फैक्ट्स हैं, ठीक है, टाइम को लेके, ठीक है, जगह को लेके, प्लेस को लेके और पर्पस को लेके, सारे जो फैक्ट्स हैं वो फैक्ट्स रिलेटेड क्या हो जाएंगे, रेलिवेंट हो जाएंगे। चलिए, तो अगर मैं बोलूँ फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मान लीजिए एक एग्ज़ाम्पल जो बहुत ही बेसिक एग्ज़ाम्पल है, आपके बैरक में भी दिया है, बताता हूँ। देखिए, मान लीजिए यहाँ पर दो
ए और बी झगड़ा कर रहे हैं, झगड़ा करते करते ए बी पर क्या करता है, फायर कर देता है। ठीक है, ए बी पर फायर करता है। ए जैसे बी पे फायर करता है, फायर करने से पहले दोनों का बहुत आपस में गाली गलौज हुआ, मारपीट हुआ, हाथापाई हुआ। ठीक है, तो जैसे ये सब चीज़ जो हो रहा था उनके बीच, ए ने क्या बोला, बी ने क्या बोला उसको, ए जब गोली चलाया तो बी का क्या रिएक्शन था। ठीक है, तो ये सारा चीज़ जो होगा सेक्शन 4 में क्या हो जाएगा, रेलिवेंट हो जाएगा एज अ पार्ट ऑफ रेजिस्टे। समझ में आ रहा है। इसके अलावा ये जो सीन जब चल रहा था, ये सीन जब चल रहा था वहाँ पर ना चारों तरफ लोग इकट्ठा हो गए थे जो इस सीन को देख रहे थे, यहाँ पर इकट्ठा होकर देख रहे हैं। क्योंकि हमको भी पता, आजकल पता है ना आपको, कि यहाँ तक कि जेसीबी गाड़ी जो होता है भैया, जब वो खुदाई करता है तब भी लोग खड़ा होकर देखते रहते हैं कि क्या चल रहा है। तो अगर कोई मान लीजिए कोई इंसान दूसरे इंसान को अगर लड़ाई कर रहा है, मार रहा है, गोली वोली चला रहा है कुछ भी, या फिर चक्कू वक्कू भुजाली लेके आया है, तो उस केस में भी तो आदमी लोग देखते ही रहते हैं ना कि भैया अच्छा सीन चल रहा है, चलो उसका मज़ा उठाते हैं। तो इसी तरीके से मान लो बहुत सारे लोग इस झगड़े का मजाक क्या कर रहे थे, मज़ा उठा रहे हैं। ठीक है, तो ए ने जो कहा बी को, बी ने जो कहा ए को उस इवेंट के होते वक्त, ठीक है, वो सारा रेलिवेंट हो जाएगा। इसके अलावा अगर मान लीजिए ए यहाँ पर बी को मार देता है और जैसे ही मारता है यहाँ का एक बंदा बोलता है अरे बाप रे मार दिया उसको, मार दिया मार दिया। ये जो इसने इसका जो इंस्टेंट रिएक्शन था, हम इसको बोलते हैं स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। क्या बोलते हैं, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। तो इसके रिएक्शन को भी सेक्शन 4 में क्या मान लेंगे, रिलेवेंट मान लेंगे। ठीक है, इसके अलावा क्योंकि ये जो रिएक्शन दिया इस चीज़ को लेके रिएक्शन दिया, इस घटने को लेके, लेकिन मान लो ये रिएक्शन देता दूसरे चीज़ का। फॉर एग्जांपल यहाँ पर दो बच्चे लोग खेल रहे हैं क्रिकेट, ये यहाँ पर बॉल मार देता, इसको चोट लग जाता और ये गुस्से में बोलता अबे क्या कर रहे हो तुम लोग, यहाँ पर क्या खेल रहे हो। अगर ये कुछ ऐसा चीज़ बोलता वो रेलिवेंट होता क्या, नहीं होता, क्योंकि ये चीज़ के लेके ये अपना स्टेटमेंट दे रहा है। लेकिन मेन चीज़ हमारा जो फैक्ट इन इशू है वो तो है क्या ए ने बी को मारा, उस चीज़ को लेके अगर देखोगे तो इसका स्टेटमेंट रेलिवेंट होगा। बट इस चीज़ को लेके इसका स्टेटमेंट रेलिवेंट नहीं होने वाला है। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ। ठीक है, इसके अलावा क्या सर, इसके अलावा जैसे ही मान लो ए बी का मर्डर करता है, मर्डर करने के बाद ये क्या करता है, तुरंत भागता है वहाँ से। ठीक है, तुरंत भागता है, तो ये इसका जो भागना हुआ, ठीक है, वो भी रेलिवेंट हो जाएगा। और ये दोनों होने से पहले जस्ट जो चीज़ हुआ था वो सब भी रेलिवेंट हो जाएगा। तो इंसिडेंट होने के जस्ट बाद और इंसिडेंट होने के जस्ट पहले जो भी चीज़ हुए होंगे सारे चीज़ रेलिवेंट हो जाएंगे अंडर सेक्शन 4 में। समझ में आया। तो अभी तक मैं जितना भी बताया हूँ उसको मैं समराइज़ कर दिया क्या भाई। तो अभी आपको समझ में आया क्या मैं बोलना चाहता हूँ, कि कोई भी घटना घटित होता है तो उस घटना के होते वक्त दोनों पार्टी ने क्या कहा क्या किया, आमने सामने के लोग, चारों तरफ के लोग जो हैं उन्होंने क्या कहा क्या किया, वो सारे चीज़ सेक्शन 4 में रेलिवेंट हो जाएंगे एज अ पार्ट ऑफ रजिस्टर। यहाँ तक कि घटना होने के कुछ सेकंड बाद भी उन्होंने क्या किया उसको भी हम लोग इस सेक्शन में ले सकते हैं। हालांकि घटना करने के बाद वो स्पेसिफिकली सेक्शन 6 में चला जाता है सब्सिक्वेंट कंडक्ट के रूप में, लेकिन सेक्शन 4 में थोड़ा सा टाइम अलाउ कर दिया कि ठीक है चलो सीन जब तक चल रहा है, जब तक सीन चल रहा है, सीन मतलब सर जब तक वो इंसिडेंट चल रहा है। अब फॉर एग्जांपल ए बी का झगड़ा चल रहा है तो उस वक्त जो भी हो रहा है वो रेलिवेंट तो होगा, लेकिन एक बार ए बी को मार दिया, जैसे ही मारा गेम ओवर हो गया, बी का जैसे गेम ओवर हो गया, बी मर गया, जैसे ही बी मरा वहाँ पर वो जो स्टोरी है ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, वहीं पर टाइम रुक जाएगा और उसके बाद और कुछ रेलिवेंट नहीं होगा। बस यहाँ पर बोला गया कि हाँ ठीक है मर गया, उसके बाद एक ने क्या किया, कुछ आप ले सकते हो कि जस्ट बाद उसने क्या किया और जस्ट पहले क्या किया, थोड़ा चल जाएगा लेकिन ज़्यादा गैप नहीं चलेगा। समझ में आया। ओके, अभी आगे बढ़ें क्या सर। ठीक है, चलिए ये रिवाइज करा दिया। कुछ लोगों को बोर लग रहा होगा, लेकिन भाई देखो जब तक आप अच्छे से नहीं इसको देखोगे ना तो डाउट रहेगा, इतना समझिए। आज क्या पढ़ेंगे सर, आज हम पढ़ेंगे कुछ बेसिक चीज़ें, ठीक है, उसके बाद हम लोग जाएंगे बैरेक्ट में। ठीक है, इसमें हम ये पढ़ेंगे कि अब तो अभी तक जितना भी पढ़ लिए थे, 2 एग्जाम्पल किए थे, अच्छे से याद है कि नहीं। जी सर। अब इसमें क्या पढ़ेंगे, देखिए पॉइंट का नाम है भाई हाउ टू इवालुएट विच फैक्ट्स आर कवर्ड अंडर सेक्शन 4। हम कैसे चेक करें
कि कौन कौन से फैक्ट्स सेक्शन 4 में आएंगे। ठीक है, कैसे पता करें कि फैक्ट्स तो बहुत सारे होते हैं, फैक्ट्स तो बहुत सारे होंगे ना, क्राइम से रिलेटेड फैक्ट्स तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन हमको कौन सा फैक्ट्स को सेक्शन 4 में लाना है भाई। तो देखिए क्राइटेरिया क्या है। सेक्शन 4 में अगर किसी चीज़ को आपको लाना है तो सबसे पहले आपको देखना है कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी का मतलब होता है कि जितने भी इवेंट्स हो रहे हैं, जितने भी इवेंट्स हो रहे हैं ना, वो आपस में कनेक्टेड हैं, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, ऐसा होना चाहिए, कंटिन्यूटी में होना चाहिए। जैसे पहले बहस हुआ, बहस के बाद उसने उसको मारा, ठीक है, पहले आपस में बहस हुआ, बहस होने के बाद माँ बहन का गाली हुआ, उसके बाद वो वहाँ से अपना बंदूक निकाला, फिर मारा, मारने के बाद वहाँ से भागने का कोशिश किया, जिसको मारा उसके दोस्त लोग उसको दौड़ाने लगे, फॉर एग्जांपल। तो ये सब क्या है, आपस में कंटिन्यू हैं, कंटिन्यूटी बता रहे हैं कि एक दूसरे से फॉलो अप हो रहे हैं, एक इवेंट के बाद दूसरा इवेंट हो जा रहा है। तो अननेचुरल ब्रेक नहीं आना चाहिए इवेंट्स में, ठीक है। तो जो इवेंट्स के बीच में कोई ब्रेक नहीं आना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि यहाँ पर जैसे ए बी का झगड़ा चल रहा था, ए ने बी को जैसे क्या किया, बंदूक से मारा, ठीक है। मारने के बाद ए वहाँ से भाग गया, फरार हो गया, फॉर एग्जांपल रैन अवे, ठीक है, भागा वहाँ से। भागने के बाद जैसे भागा है, 1 घंटा बाद आता है पुलिस, पुलिस आता है 1 घंटा बाद, पूछताछ करता है किससे, बी के दोस्त लोग से, क्योंकि बी को मारा था तो बी के जो दोस्त लोग थे वहीं पर थे इंसिडेंट जब हुआ था तो क्राइम सीन पे। तो बी जो इसके, अब ये जो है इसके दोस्त लोग, फ्रेंड्स लोग जो हैं, पुलिस वाले को जो स्टेटमेंट दे रहे हैं, तो इनका क्या स्टेटमेंट सेक्शन 4 में रेलिवेंट हो जाएगा क्या, इन लोग जो बताएंगे, बताइए मुझे। नहीं होगा रेलिवेंट, क्यों? क्योंकि भाई ये जो सीन है ओवर हो चुका है, ए बी को मार दिया है, गैप आ चुका है, 1 घंटा बाद पुलिस आ रहा है। समझ में आया कि नहीं, वही मैं कहना चाहता हूँ, ठीक है। तो गैप नहीं आना चाहिए यहाँ पर, जैसे देखिए गैप आ गया तो वही बोल रहा है कि नो अननेचुरल ब्रेक बिटवीन द इवेंट्स, इवेंट्स के बीच कोई ब्रेक नहीं होना चाहिए, तभी हम उस फैक्ट्स को ला सकते हैं सेक्शन 4 में। दूसरा है सर प्रॉक्सिमिटी। प्रॉक्सिमिटी मतलब टाइम को लेके जो इवेंट्स होंगे ना, बहुत ही शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम में होना चाहिए, एक दूसरे से कनेक्टेड होना चाहिए। इवेंट्स ऑकर विद इन अ शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम, ठीक है। जितने भी इवेंट्स होंगे वो शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम में होंगे, समझे कि नहीं, मतलब टाइम को लेके भी आपस में कनेक्टेड होंगे, बहुत कम समय में एक दूसरे से वो रिलेटेड होंगे, टाइम को लेकर ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए। कैजुअल लिंक, लिंक होना चाहिए, एक एक दूसरे को लीड करता होगा। नो प्लानिंग, अच्छा प्लानिंग अगर कर दिए तो इसमें आएगा क्या, नहीं आएगा, क्योंकि प्लानिंग अगर कर दिए जैसे ही ना भाई, अगर आपको रिएक्ट करने का टाइम मिल गया तो ये सेक्शन 4 में नहीं आएगा। क्योंकि फॉर एग्जांपल ए अगर बी को मान लीजिए मारने से पहले बहुत दिनों से प्लानिंग कर रहा था, प्लानिंग इन द सेंस गन खरीदने गया था, ठीक है, कुछ लोग फिर उसका घर देखने गया था, तो ये सारा जो चीज़ है, गन खरीदना, घर देखना, ये सब चीज़ दूसरे सेक्शन में रेलिवेंट हो गया, सेक्शन 4 में नहीं आएगा। क्योंकि सेक्शन 4 बोलता भैया जो एट द मोमेंट हुआ ना वो सारी चीज़ों को रेलिवेंट कर दो, क्राइम होते वक्त जो भी चीज़ हुआ उसको रेलिवेंट कर दो, ठीक है, समझ में आया। अच्छा, तो इसलिए प्लानिंग वगैरह को इसमें लाएंगे क्या, नहीं लाएंगे, क्यों? क्योंकि प्लानिंग में आप सोच समझ के करते हो कोई भी चीज़ कि अपने आप हो जाता है, सर सोच समझ के करते हैं। तो ये रेजिस्टे का पार्ट कैसे होगा, रेजिस्टे मतलब एट द मोमेंट जो हुआ वो हुआ, एट द मोमेंट किसी ने कुछ कहा, ठीक है, किसी ने कुछ किया, वो सारा चीज़ रेलिवेंट हो जाएगा। अच्छा, क्लोज इन प्लेस और टाइम, और टाइम और प्लेस को लेके भी क्या होना चाहिए, कनेक्शन होना चाहिए, ठीक है। ये सारा पॉइंट है, इसको पढ़ लीजिएगा। तो अगर फैक्ट्स में ये सारे चीज़ें अगर होते हैं तो हम उसको सेक्शन 4 में ले आते हैं, समझ में आया। तो इसको अच्छे से लिख लीजिएगा, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलें, जी सर आगे चलिए। तो हम सर कब बोलेंगे कि मान लीजिए एक जो स्टोरी चल रहा था ये स्टोरी कब ख़त्म होगा। आपने तो कह दिया कि जैसे ही बंदा मरा उसके बाद स्टोरी ख़त्म, तो कैसे माने, कुछ तो होगा ना कि भैया हम बोलें कि हाँ स्टोरी ख़त्म हो गया, क्योंकि कहानी जो है, क्राइम जो है वो तो चलता रहेगा ना, फैक्ट्स तो एक दूसरे से रिलेटेड होंगे। मारने के बाद वो वहाँ से भागा, हाथ धोया, नहाया, फिर शर्ट को जला दिया, फिर अपना जो गन था या फिर चाकू था उसको कहीं फेंक दिया, ये तो चलता रहेगा ना, सीन सब तो चलता रहेगा, बहता रहेगा, तो हम लोग कहाँ रुकेंगे भाई।
ये जो है जो स्टोरी है, स्टोरी तो चलता रहेगा प्लानिंग से लेके, प्लानिंग जब से कर रहा था, फिर वो उसको एग्जीक्यूट किया, मतलब उसको मारा, फिर मारने के बाद उसको बचने के लिए बहुत सारा चीज़ किया। तो हम लोग कहाँ रुकेंगे? रेस्जेस्टे में। तो बता दिया मैं रेस्जेस्टे में कहाँ रुकना है। जैसे ही जो मेन इशू है वो ख़त्म हो, जैसे ए बी को मारा, जैसे ए बी को मारा हमारे वाले एग्जाम्पल में, बी का मरना, बी के मरते ही ए का क्या रेस्पॉन्स था, उसने वहाँ से क्या किया, तुरंत भागा क्या, तुरंत। तो वो सारा चीज़ रेलिवेंट हो जाएगा, ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो वही चीज़ मैं कहना चाहता हूँ कि आइए देखते हैं कि कैसे उसको डील करेंगे। देखिए, व्हेन वी कॉल द ट्रांजैक्शन या फिर स्टोरी इज़ ओवर, हम कब मानेंगे कि सेक्शन 4 में हमारा जो स्टोरी चल रहा था, जो ट्रांजैक्शन चल रहा था, जिसको हम लोग सिंगल ट्रांजैक्शन कह रहे थे, वो मान लेंगे कि वो ख़त्म हो गया। तो देखिए क्या बोलता है, द ट्रांजैक्शन एंड्स। तो जो हमारा स्टोरी है, रेस्जेस्टे का जो स्टोरी है, वो तब ख़त्म होता है जब सफिशिएंट टाइम आ जाता है। जब क्या आ जाता है? सफिशिएंट टाइम आ जाता है। किस चीज़ के लिए? रिफ्लेक्शन के लिए, मतलब रेस्पॉन्स के लिए, प्लानिंग करने के लिए, फैब्रिकेट करने के लिए, मतलब फंसाने वसाने के लिए, ठीक है, कॉन्शियस बिहेवियर के लिए। तो जब आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम आ जाएगा ना, तो आप सोचिएगा आपका क्या हुआ, ट्रांजैक्शन वहीं पर ख़त्म हो गया। जैसे जैसे सर कैसे? फॉर एग्ज़ाम्पल, ए बी को मारा, ठीक है, ए बी को मारा, मारा नहीं, चलिए ए बी का रेप किया, फॉर एग्ज़ाम्पल रेप किया। ए बी का रेप करने के बाद बी, ए वहाँ से फ़रार हो गया। फ़रार होने के बाद बी जो थी लड़की, हाँ, बी लड़की क्या की, वो गई अपने घर, अपने मम्मी को बताई इंसिडेंट के बारे में, ठीक है, और इंसिडेंट के बारे में बताई। और तो ये जो इंसिडेंट के बारे में ये जो बताई है अपनी मम्मी को, क्या ये रेलिवेंट होगा क्या? तो वो रेलिवेंट नहीं होगा। सर क्यों नहीं रेलिवेंट होगा? रेजिस्टे बोलता है जब वो इवेंट हो रहा होता, यानी जब रेप हो रहा होता, ठीक है, उस वक्त अगर बी कहती छोड़ो मुझे जाने दो, अगर कुछ कहती, स्पॉन्टेनियसली कुछ कहती, तो वो सारा चीज़ यहाँ रेलिवेंट हो जाता। मतलब समझे मैं क्या कह रहा हूँ? अब यहाँ पर क्या हुआ, रेप होने के बाद इसका अब ये टाइम का गैप आ चुका है। यहाँ पर ये बी क्या कर सकती है, फैब्रिकेट भी कर सकती है अपना स्टोरी को, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो बात को समझिए। रेजिस्टे का कहना है कि इंसिडेंट होते वक्त अगर दोनों पार्टी के बीच, दोनों पार्टी ने क्या कहा क्या किया, वो सारा चीज़ रेलिवेंट होगा। उसके बाद जस्ट बाद थोड़ा सा टाइम दे सकते हैं हम लोग, ठीक है, कर लेंगे, एडजस्ट कर लेंगे, लेकिन थोड़ा ही वक्त दे सकते हैं। थोड़ा वक्त के बाद अगर कोई कुछ किया वो भी रेलिवेंट कर देंगे, लेकिन ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते, गैप नहीं आना चाहिए, समझे। तो वही चीज़ बोल रहा हूँ कि फिर वो पुलिस के पास चली जाती है रजिस्टर करने एफआईआर, तो वो भी क्या रेलिवेंट होगा क्या? तो वो भी नहीं होगा, क्योंकि तुरंत होना चाहिए, समझे कि नहीं? तो रजिस्टर का पार्ट नहीं होगा। समझ में आया? चलिए, बाकी और भी हम लोग पढ़ेंगे तो समझ में आएगा अच्छे से। तो समझ में क्या आया? ट्रांजैक्शन कब ख़त्म मानेंगे? जब जैसे ही जैसे ही ज़्यादा टाइम आपके पास, टाइम का गैप आ गया ना, जैसे ही आपके पास टाइम का गैप आ गया, तो समझ लेना कि आपका ट्रांजैक्शन वहीं पर ख़त्म हो गया, ठीक है। टाइम का गैप आ गया, या फिर आपके पास ज़्यादा टाइम आ गया, किसी जो रेस्पॉन्स करने का ज़्यादा टाइम आ गया, ठीक है, या फिर प्लानिंग करने का ज़्यादा टाइम आ गया, या फिर फैब्रिकेशन करने का टाइम आ गया, तो हम क्या मानेंगे कि आपका ट्रांजैक्शन वहीं पर ख़त्म हो गया। तो यानी क्या, स्पॉन्टेनिटी एंड्स, जहाँ पर आपका स्पॉन्टेनिटी ख़त्म होता है, रेजिस्टे ख़त्म होता है। जहाँ पर आपका कामनेस स्टार्ट हो जाता है, कामनेस मतलब आप बहुत ही कामली डील करने लगते हो, तो वहाँ पर हम बोलेंगे रिलीवेंसी भी ख़त्म हो गया। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? तो स्पॉन्टेनिटी ख़त्म हुआ तो रेजिस्टे ख़त्म, और आप बहुत ही शांत अगर हो गए तो रेलिवेंसी वहीं पर ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि रेजिस्टिव मतलब क्या, हड़बड़ाहट में इंसान जो भी कर रहा है, दोनों पार्टी आपस में जो भी कर रहे हैं वो सारा रेलिवेंट होगा, ठीक है। तो रेजिस्टिव कब ख़त्म माना जाएगा? जब टाइम गैप आ जाता है, जब ह्यूमन इंटरवेंशन आ जाता है। ह्यूमन इंटरवेंशन मतलब आप अपने दिमाग से सोचने लगते हो, चीज़ों को प्लानिंग करने लगते हो, ठीक है। तो वो सारा चीज़ रेजिस्टिव वहीं पर ख़त्म हो जाता है। जब 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 इमरजेंसी होगा या फिर कंटिन्यूटी ख़त्म,
इमरजेंसी या फिर कंटिन्यूटी खत्म हो जाता है तो वहीं पर रेस जस्टे खत्म हो जाता है। तो रेस जस्टे यहाँ पर खत्म हो जाता है, टाइम गैप आ गया, ह्यूमन इंटरवेंशन आ गया, प्लानिंग आप करने लगे, ठीक है। ए बी का मर्डर किया, ओके, ए बी का मर्डर किया और मर्डर करने के बाद ए क्या किया, वहाँ से भाग गया, सक्सेसफुल हो गया भागने में, और एक दिन बाद जाके अपना गन एक रिवर में फेंक दिया। अब ये गन का रिवर में फेंकना ये भी तो क्राइम से रिलेटेड है, बिल्कुल सर। तो रजिस्टर का पार्ट मानेंगे क्या? नहीं मानेंगे, क्योंकि गन का फेंकना एक दिन बाद वो फेंका है, ठीक है, वो सब्सिक्वेंट कंडक्ट बता रहा है, सेक्शन 4 में रेलिवेंट नहीं होगा, ठीक है। उस वक्त उसने क्या किया, इंसिडेंट होते वक्त, वो रेलिवेंट होगा। मान लीजिए जैसे ही वो बी को मारा और मारते मारते जैसे ही वो भाग रहा था उसी वक्त पास में अगर नदी था, फॉर एग्जांपल पास में नदी कोई था और वहीं पर वो अपना गन फेंक देता उसी वक्त, तो बोलते कि हाँ गन का फेंकना सेक्शन 4 में रेलिवेंट कर देते, समझ में आया। लेकिन यहाँ पर क्या करोगे, एक दिन का गैप आ गया, दूसरा दिन जाके वो नदी में फेंका है बचने के लिए, तो ये दूसरे सेक्शन में रेलिवेंट होगा। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? ठीक है सर। तो इसके पास क्या आ गया, एक दिन का गैप आ गया, एक दिन का गैप जैसे ही आया उसका दिमाग ठंडा हो गया, दिमाग जैसे ही ठंडा हुआ रजिस्टे ख़त्म, दिमाग ठंडा रजिस्टे ख़त्म, दिमाग गर्म रजिस्टे है, इसका मतलब। ठीक है सर, समझ गए। तो वंस देयर इज़ अ ब्रेक इन टाइम, जैसे ही टाइम में ब्रेक आता है, सीक्वेंस में ब्रेक आता है या फिर स्पॉन्टेनिटी में ब्रेक आता है, तो ट्रांजैक्शन को हम बोलते हैं भैया कंप्लीट हो गया, क्योंकि स्पॉन्टेनिटी खत्म, ट्रांजैक्शन खत्म। एंड द सब्सिक्वेंट फैक्ट्स आर नो लॉन्गर कवर्ड अंडर सेक्शन 4, ठीक है। बाकी के इवेंट्स फिर उसके बाद वाले कवर्ड नहीं होंगे। जैसे मैंने बताया कि एक दिन बाद जाके वो अपना गन या फिर चाकू नदी में फेंकता है, तो एक दिन का गैप आ गया ना, वो अब सोचने समझने लग गया। लड़की के पास एक दिन का गैप आ गया, मम्मी से बात करने लगी कि किस तरीके से करना है, क्या करना है, किसको फंसाना है। पहले से मान लो उस लड़के के साथ उसका दुश्मनी था, बहुत ही पुराना ग्रज था, कुछ फॉर एग्जांपल कुछ भी हो सकता है। तो ये सब क्या हो जाएगा भैया, सेक्शन 4 में फिर रेलिवेंट नहीं होगा, क्योंकि गैप आ गया टाइम का, ठीक है। तो अब समझ में आया, रेस्ट जस्टिस कब खत्म होगा, जब टाइम का गैप आ जाएगा, जब सफिशिएंट टाइम आ जाएगा पार्टी के बीच, ठीक है, जब कामनेस आ जाएगा, टाइम जब कामनेस आ जाएगा, जब स्पॉन्टेनिटी ख़त्म हो जाएगा, ब्रेक आ जाएगा तुम्हारा सीक्वेंस में, स्पॉन्टेनिटी में, चेन में एक ब्रेक आ गया, तो भैया ख़त्म। अब एग्जांपल एक बार देखें। सर ये तो आपका एग्जांपल ख़त्म ही नहीं हो रहा है। अरे भाई मेरे, ये करने के बाद, क्लास करने के बाद ना, फिर आपको पता है कुछ भी समझने का ज़रूरत नहीं है। मैं जो बता रहा हूँ ना आपको, पूरा यूट्यूब में ले लो, यूट्यूब में इतना डिटेल में कोई नहीं पढ़ाता है, मैं इतना गारंटी दे रहा हूँ। और ये मेरा क्लास करने के बाद ना आपको रेजिस्टे पूरा अच्छे से आप लिख सकते हो एग्ज़ाम में, ठीक है। चलिए एक एग्ज़ाम्पल करते हैं, चलिए देखते हैं। ये एग्ज़ाम्पल करने के बाद मैं बताऊंगा, आज हम लोग बेयर एक्ट भी करेंगे, ठीक है, जितना भी टाइम लग जाए। तो चलिए एग्ज़ाम्पल देखिए मेरे साथ साथ फिर से। मान लो फ्यू मिनट्स बिफोर द एक्ट, जैसे वही ए बी को मारने से पहले धमकी देता है, तो रिलेवेंट होगा क्या? सर पढ़ चुके हैं ऑब्वियसली। क्यों? क्योंकि आपस में ये टाइम को लेकर, मोटिव को लेकर कनेक्टेड है, ठीक है। फिर वो मारता है, क्या करता है? छुरी मारता है, ये करेक्ट, छुरी मारता है मतलब मर्डर करता है। रेलिवेंट होगा क्या? बिल्कुल होगा, रजिस्टे का पार्ट होगा, ये तो मेन फैक्ट इन इशू है, ठीक है। अच्छा, बाई स्टैंडर, वहाँ के जो लोग खड़े होते हैं वो बहुत चिल्लाते हैं, रेलिवेंट होगा क्या? सेक्शन 4 में बिल्कुल होगा। क्यों है? क्योंकि ये नेचुरल रिएक्शन बता रहा है ना, बाई स्टैंडर लोग चिल्लाना, जब किसी को आप मारते हो तो जो आसपास के लोग होते हैं चिल्लाने लगते हैं, अरे क्यों मार रहा है, छोड़ दे, अरे भाई मार दिया, तो वो सब तो रिलेवेंट होगा। अच्छा, अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, ये सब कहानी हुआ। अब दूसरा कहानी, ये सब होने के बाद, मर्डर होने के बाद, वहाँ के जो लोग हैं जो देख रहे थे उसको, पुलिस को 1 घंटे बाद क्या करते हैं, अपना बयान देते हैं। तो पुलिस को देने वाला बयान वो भी इंसिडेंट होने के 1 घंटे बाद, क्या सेक्शन 4 में रेलिवेंट होगा? बिल्कुल नहीं होगा मेरे भाई, बिल्कुल नहीं आएगा सर। अब समझ में आया? समझ में आया? देखिए 2-3 क्लास होने के बाद ना दिमाग इस तरीके से काम करता है। ओ माय गॉड, यानी आई विटनेस पुलिस को पूरे स्टोरी के बारे में नरेशन दिए, वो भी 1 घंटा बीतने के बाद। इंसिडेंट ख़त्म हुआ, एक्यूज्ड वहाँ से भाग गया, तो जो आई विटनेसेस थे जो वहाँ पर देख रहे थे उस इंसिडेंट को होते हुए, उन्होंने पुलिस को बताया उन्होंने क्या देखा। तो ये क्या रेलिवेंट होगा? बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि टाइम का गैप आ चुका है, क्योंकि ये स्पॉन्टेनियस नहीं है। स्पॉन्टेनियस है क्या? नहीं भाई, ये तो सोच समझ के बता रहे हैं ना उन लोगों ने क्या देखा, पोस्ट इंसिडेंट रिकलेक्शन है ये। ओके, समझ में आया? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था,
यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर चेन आपका टूट गया, यहाँ पर रेजिस्टे ख़त्म, इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ, चेन आपका टूट गया है, स्पॉन्टेनिटी ख़त्म, रेजिस्टे ख़त्म, समझे कि नहीं। ओके चलिए, एक्यूज्ड कन्फेसेस आफ्टर 1 डे, एक दिन बाद एक्यूज को पकड़ लेता है पुलिस, एक्यूज कन्फेशन करता है, सेक्शन 4 में रिलेवेंट होगा सर, क्राइम से तो रिलेटेड है, एवरी फैक्ट विच फॉर्म्स पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन, हर एक फैक्ट जो कि सेम ट्रांजैक्शन के पार्ट बनाते हैं, ये भी तो पार्ट बना रहा है सेम ट्रांजैक्शन का, तो ये भी तो रेलिवेंट होना चाहिए। अरे भाई टाइम कहाँ गया, टाइम इज इंपॉर्टेंट इन सेक्शन 4, टाइम से रिलेटेड होना चाहिए ना, एक दिन बाद जाके वो कन्फेस कर रहा है, नॉट पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन, नो, ठीक है, तो होगा क्या, सेक्शन 4 में रेलिवेंट नहीं। अच्छा, क्राउड ने चिल्लाया पकड़ो उसको, पकड़ो 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 पकड़ो, तो ये जो वर्ड बोलना उनका जो ऑटोमेटिक रिएक्शन था या नहीं था, बिल्कुल था सर, होगा सर। अच्छा, एक्यूज्ड मान लो भागने के बाद वहाँ से इंसिडेंट से एक रेस्टोरेंट में जाके आराम से बैठ के लंच करता है, 20-25 मिनट बाद वहाँ से भागता है, और भागते भागते एक रेस्टोरेंट में जाके आराम से लंच करता है, तो लंच करना इंसिडेंट होने के 20 मिनट बाद क्या रिलेवेंट होगा, क्या नहीं होगा, टाइम का गैप आ चुका है, स्टोरी ख़त्म हो चुका है, समझे कि नहीं। ओके ठीक है, अब समझ में आया, जी सर समझ में आ गया, ठीक है। तो अभी तक हमने जो पढ़ा आप उसको ये लाइन में लिख सकते हो कि कब मानेंगे कि ट्रांजैक्शन ख़त्म हो गया। तो ऊपर जो मैं बताया था वही ये देखिए, कब मानेंगे, व्हेन देयर इज़ एनफ टाइम, जब एनफ टाइम आ जाएगा एक्यूज्ड को, जब एक्यूज्ड के पास एनफ टाइम आ जाएगा या फिर विटनेसेस के पास एनफ टाइम आ जाएगा सोचने का, फैब्रिकेट करने का, प्लान करने का, तो हम बोलेंगे कि वहीं पर ट्रांजैक्शन ख़त्म हुआ, वहीं पर रजिस्ट्रे ख़त्म हुआ। अच्छा, या फिर वंस देयर इज़ अ पॉज, या फिर कहीं पर पॉज हो गया, या फिर एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस हो गए, जैसे पुलिस क्वेश्चनिंग आ गया, तो हम बोलते हैं कि स्पॉन्टेनिटी वहीं पर ख़त्म हो गया। सेक्शन 4 वहीं पर अप्लाई होता है जहाँ पर चेन ऑफ इवेंट्स होता है, चाहे वो स्पॉन्टेनियस होना चाहिए और अनब्रोकन होना चाहिए। सेक्शन 4 वहीं लगेगा जहाँ पर चेन ऑफ इवेंट्स है, एक इवेंट्स दूसरे इवेंट्स से रिलेटेड होने चाहिए, ठीक है, और स्पॉन्टेनियस होना चाहिए और अनब्रोकन होना चाहिए। एज सुन एज देयर इज़ अ टाइम गैप, जैसे ही टाइम गैप आ गया द फैक्ट्स बिकम्स प्लान, तो फैक्ट्स फिर प्लान में बदल जाता है और रिफ्लेक्टिव हो जाता है, और वो सेक्शन 4 से बाहर हो जाते हैं। समझ में आया, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये था ऑल अबाउट, हमने जो लास्ट क्लास में पढ़ा था उसको बस एक्सटेंड कर दिया थोड़ा सा कि कब, तो इस लेक्चर में हमने क्या पढ़ा कि कब मानेंगे कि हम कि सेम ट्रांजैक्शन ख़त्म हुआ, तो कब मानेंगे, अब बताइए कब मानेंगे, जैसे ही टाइम का गैप आ गया, जैसे ही आपका कामनेस आ गया, जैसे ही आपका टाइम का गैप आ गया, जैसे ही आपका पॉज हो गया आपका इवेंट, जैसे ही, तो इतने सारे चीज़ बता दिया, स्पॉन्टेनिटी ख़त्म हो गया, टाइम का गैप आ गया, ठीक है, आपका सोचने का टाइम मिल गया आपके पास, तो हम बोलेंगे कि आपका क्या हो गया, सेम ट्रांजैक्शन वहीं पर ख़त्म हो गया। समझ में आया, ठीक है सर। अब क्या पढ़ेंगे सर, अब हम चलते हैं हमारे बेयर एक्ट की तरफ, ठीक है, इतना काफ़ी है, दिस इज़ एनफ फॉर द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ रेस जेस्टे। अब आप पूरा तैयार हो बेयर एक्ट पढ़ने के लिए और उसको समझने के लिए, ठीक है, और एग्ज़ाम के लिए भी क्या करना है उसको मैं बताऊंगा। समझ में आया, तो चलिए चलते हैं और आगे बढ़ते हैं। आगे क्या सर, आगे यानी बेयर एक्ट देखेंगे कि बेयर एक्ट में क्या लिखा गया है। चलिए, रेस जेस्टे बेयर एक्ट किधर है भाई, ऊपर है मेरे ख्याल से, यस आ गया। चलिए, ये है बेयर एक्ट। अगर आप देखेंगे सेक्शन 4 का नाम है भारतीय साक्ष्य अधिनियम सेक्शन 4, जो कि इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन 6 हुआ करता था, ठीक है। सर एक चीज़ बताइए ना, क्या ये जो रेस जेस्टे है सर, ये सिर्फ क्रिमिनल मैटर में चेक करेंगे क्या, मतलब सिर्फ क्राइम होने से चेक करेंगे क्या? बिल्कुल नहीं मेरे भाई, बिल्कुल नहीं। इसीलिए तो उसने सेम ट्रांजैक्शन यूज़ किया, वरना वो क्राइम यूज़ कर लेता ना, समझे कि नहीं। तो हमारा जो रेस जेस्टे है सिर्फ क्रिमिनल मैटर में यूज़ नहीं होगा, सिविल में भी यूज़ होगा, ये याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे सर, आगे क्या, सेक्शन 4 पढ़ते हैं। अब देखिए, अब आप तैयार हो। फैक्ट्स विच दो नॉट इन इशू, मतलब ऐसे फैक्ट्स जो कि इशू में नहीं हैं। हमारे वाले एग्जाम्पल में बताओ
कौन कौन से फैक्ट्स ऐसे थे जिसको लेके मेन केस नहीं था। जैसे हमारे वाले एग्जाम्पल में राहुल ने रवि का मर्डर किया था, याद है पहले वाला एग्जाम्पल। जब राहुल ने रवि का मर्डर किया था तो ये जो इसने जो मर्डर किया था तो ये हमारा मेन क्या था, फैक्ट इन इशू था। जी सर, ये था फैक्ट इन इशू। इसको मिटाता हूँ, अच्छा नहीं लग रहा है। ये क्या था अपना, फैक्ट इन इशू। फैक्ट इन इशू मेन फैक्ट ये था कि क्या राहुल ने रवि को मारा, ठीक है सर। लेकिन जो बाकी फैक्ट्स थे, जैसे धमकी देना, राहुल का धमकी देना, ठीक है, चिल्लाना, बाई स्टैंडर्ड्स लोगों का चिल्लाना, फिर राहुल का वहाँ से भागना, ठीक है, ये सब फैक्ट्स क्या फैक्ट इन इशू थे क्या? ये सब फैक्ट इन इशू थे क्या? नहीं, ये सब अदर फैक्ट्स थे। यानी ये वो फैक्ट्स थे जिसको लेके लड़ाई नहीं था। लड़ाई नहीं था मतलब जिसको लेके मेन केस नहीं था। मेन केस ये था क्या, राहुल ने रवि को मारा। लेकिन राहुल क्या धमकी दिया था क्या? क्या राहुल क्या बाकी जो इंसिडेंट होते वक्त जो लोग थे वो क्या चिल्लाए थे क्या? ये सब मेन फैक्ट इन इशू है क्या? नहीं मेरे भाई, नहीं। यानी क्या, फैक्ट्स विच दो नॉट इन इशू, मतलब ये सारे फैक्ट्स इशू में नहीं थे। उसका धमकी देना, लोगों का चिल्लाना, राहुल का भागना, ये सब फैक्ट इन इशू नहीं था। फिर भी ये फैक्ट्स कनेक्टेड है किससे? कनेक्टेड विथ फैक्ट इन इशू। लेकिन ये जो धमकी देना, लोगों का चिल्लाना, उसका भागना, क्या इस फैक्ट इन इशू से रिलेटेड है क्या? बिल्कुल रिलेटेड है, बिल्कुल सर। और इस तरीके से रिलेटेड है कि वो सेम ट्रांजैक्शन का पार्ट बना रहे हैं कि नहीं? बिल्कुल सर। देखिए, फैक्ट्स विच दो नॉट इन इशू आर सो कनेक्टेड विथ फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट। तो जो फैक्ट इशू में नहीं है, यानी हमारा थ्रेट, शाउट, रन अवे, ये सारे जो फैक्ट्स हैं वो हमारे मेन फैक्ट इन इशू नहीं थे। फिर भी हमारा जो ये सारे फैक्ट्स जो थे, अदर फैक्ट्स, वो फैक्ट इन इशू से इस कदर रिलेटेड थे, इस कदर कनेक्टेड थे कि वो सेम ट्रांजैक्शन का पार्ट बना रहे थे। अच्छा, अगर कोई फैक्ट्स जो कि इशू में नहीं है और फिर भी वो फैक्ट इन इशू के साथ कनेक्टेड हो जाता है और सेम ट्रांजैक्शन का पार्ट बनाता है, तो हम उस फैक्ट इन इशू को तो हम उस अदर फैक्ट्स को रेलिवेंट मान लेते हैं। ओ माय गॉड, अब समझ में आया? देखिए, एग्जाम्पल जैसे ही मैं आपको बताया, 2-3 क्लास लगने के बाद आपको ये क्लास देखिए, अब आप क्या बोलते हैं, इसका डेफिनेशन आराम से आपको याद हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। फैक्ट्स विच दो नॉट इन इशू, मतलब ऐसे फैक्ट जो इशू में नहीं है, जैसे उसका धमकी देना राहुल का, लोगों का चिल्लाना, फिर राहुल का वहाँ से भागना, ठीक है, फिर राहुल जब रवि को मारा, फिर रवि का वहाँ पर उसका रवि का चिल्लाना, ठीक है, ये सारा चीज़ फैक्ट इन इशू नहीं था, ये सब अदर फैक्ट्स थे। फिर भी फैक्ट इन इशू से इस कदर रिलेटेड है कि वो सेम ट्रांजैक्शन का पार्ट बना रहे हैं, इसीलिए इसको रिलेवेंट माना जाएगा। और ये सारे जो फैक्ट्स थे सर, वो सेम प्लेस और सेम टाइम में हुए थे क्या? बिल्कुल। तो देखो, वेदर दे ऑकर्ड एट द सेम टाइम एंड प्लेस, तो ये जो जितने भी इंसिडेंट मैंने बताया आपको सेम टाइम में हो रहे थे, 5-5 मिनट का गैप था, 2 मिनट का गैप था, याद है? और सेम जगह कैंटीन एरिया में हो रहा था, बिल्कुल सर, ठीक है। आगे देखो क्या लिख रहा है, और एट ए डिफरेंट टाइम एंड प्लेस। ओ माय गॉड, यानी सर अलग जगह और अलग टाइम में भी अगर कोई चीज़ होता है, इवेंट होता है, तो उसको भी हम लोग सेक्शन 4 में ले आएंगे। हाँ भाई हाँ, हम तो वो एग्जाम्पल देखे जहाँ पर टाइम भी आसपास था और जगह वक्त सब आसपास में थे। लेकिन कुछ एग्जाम्पल ऐसे हैं जहाँ पर टाइम अलग हो सकता है, जगह अलग हो सकता है, फिर भी हम सेक्शन 4 में उसको ले आएंगे। ओ माय गॉड, ठीक है, उसके बारे में भी पढ़ेंगे, उसका एग्जाम्पल लेंगे बाद में। लेकिन आपको क्या ये डेफिनेशन याद हुआ? बिल्कुल सर। चलिए मेरे साथ एक बार रिवाइज कीजिए और बताइए मुझे, what is section 4 definitions? What is the definition of section 4? Section 4 says that facts which though not in issue are so connected with fact in issue or relevant facts so as to form the part of same transaction, okay, and are relevant whether they occur at the same time and place or at the different time and place. समझ में आया? बहुत इजी, अब समझ में आया? अब देखो, इसको बहुत इजीली ये समझ में आ गया। तो सिंप्लीफाइड वे में अगर मैं बताऊं तो क्या भाई,
अगर कोई फैक्ट जो इश्यू में नहीं है, जैसे धमकी देना, लोगों का चिल्लाना, राहुल का वहाँ से भागना, फिर रवि को जब छुरी लगा उसका उसका आप उसका मतलब आवाज़, उसका रेस्पॉन्स कि छोड़ो मुझको, छोड़ो मेरे को, फॉर एग्जांपल कुछ भी, ये सारे फैक्ट्स इशू में नहीं थे, फिर भी हम इसको क्या मानेंगे, रेलिवेंट मानेंगे। क्यों? क्योंकि ये क्लोजली कनेक्टेड है, आपस में बहुत ही नज़दीकी रूप से कनेक्टेड है, आपस में फैक्ट इन इशू के साथ कनेक्टेड है, या फिर चाहे रेलिवेंट फैक्ट से भी कनेक्टेड हो सकते हैं। ठीक है, और ये क्या कर रहे हैं, सेम ट्रांजेक्शन के पार्ट बना रहे हैं। ओ माई गॉड। और ये मैटर नहीं करता कि ये सारा जो चीज़ हुआ है सेम टाइम एंड प्लेस में हुआ है या फिर डिफरेंट टाइम एंड प्लेस में हुआ है। तो सेम टाइम एंड प्लेस भी चलेगा जो हमारे वाला एग्जांपल में था, और डिफरेंट टाइम और प्लेस में भी हुआ तो भी चलेगा, वो सेक्शन 4 में आ ही जाएगा। उसका एग्जांपल लेंगे बाद में, अभी घबराने का नहीं है। समझ में आया? तो डेफिनेशन समझ में आया, सेक्शन 4 बेयर एक्ट समझ में आया। ओके सर, याद हो गया? बिल्कुल सर, पूरा मक्खन की तरह, वेरी गुड। आगे चले, आगे चलते हैं सर। सर आप क्या करेंगे सर? आप करेंगे एग्जाम्पल। ओ माय गॉड, क्या करेंगे? एग्जाम्पल। अब बेयर का इलस्ट्रेशंस देखो, अपने अपना बुक निकाल लो भाई। जब आप बेयर निकालोगे तो पहला इलस्ट्रेशन देखिए वहाँ का, ए नंबर इलस्ट्रेशन पढ़ते हैं, देखिए। ए किल्स बी बाय बीटिंग हिम, व्हाट ए कॉमा बी और अदर्स सैड डीड ड्यूरिंग और जस्ट बिफोर और आफ्टर द बीटिंग इज रेलिवेंट। ओ माय गॉड, क्या बोला? जो मैं आपको इतनी बार, कम से कम 50 से 100 बार बोल चुका हूँ पिछले 2 वीडियो में सेक्शन 4 से रिलेटेड, कि भैया अगर 2 लोगों का आपस में झगड़ा हो रहा है, मारपीट हो रहा है, गाली गलौज हो रहा है, मर्डर हो रहा है, तो इसने इसको क्या कहा, इसने इसको क्या कहा, इसने क्या किया, उसने क्या किया, आसपास के लोगों ने क्या किया, क्या कहा, ठीक है, ये सारा चीज़ क्या होगा, रेलिवेंट होगा। तो वही चीज़ लिखा है क्या, देखो, देखते हैं। ए किल्स बी, ए ने बी को मारा, कैसे मारा? बीटिंग हिम, पीट पीट के मार दिया। तो ए बी और बाकी लोग क्या बोला? तो ए ने क्या बोला, बी ने क्या बोला, बाकी लोगों ने क्या बोला और क्या किया? जस्ट बिफोर और आफ्टर, ठीक है, ड्यूरिंग, उस समय, मतलब इंसिडेंट होने, ड्यूरेशन में क्या उन्होंने कहा, इंसिडेंट होने से जस्ट पहले उन्होंने क्या कहा, क्या किया, और इंसिडेंट होने के बाद उन्होंने क्या कहा, क्या किया, ये सारा चीज़ क्या हो जाएगा, रेलिवेंट हो जाएगा। अब समझ में आया? जी सर, समझ में आ गया। तो ये वही हो रहा है कि अगर 2 लोग आपस में लड़ाई वड़ाई कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, मर्डर वर्डर कर रहे हैं, कोई भी क्राइम हो रहा है, तो आपस में दोनों पार्टीज ने क्या कहा, क्या किया, और आसपास के लोगों ने क्या कहा, क्या किया, क्या सुना, जो भी, वो सारा चीज़ क्या हुआ, रेलिवेंट हो जाएगा। समझ में आया? ओके सर। तो अब देखो, इतना एग्जाम्पल करने के बाद ये सब इलस्ट्रेशंस इजीली हो जाता है। ठीक है, ओके सर, आगे बताइए। आते हैं बी नंबर इलस्ट्रेशन में बैरेक्ट का। ये बोलता है ए वेजेस वार अगेंस्ट इंडिया इन अ सीरीज ऑफ अटैक्स। तो भैया कोई है इंसान ए बोल के, वो क्या किया है, वो इंडिया के अगेंस्ट में जंग छेड़ दिया है। अरे बाप रे, ठीक है, कोई है बंदा, वो इंडिया के अगेंस्ट में वॉर स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, इवन इफ, ध्यान से सुनना, हाँ, ठीक है, इवन इफ ए वॉजंट प्रेजेंट एट एवरी अटैक। ठीक है, तो ए क्या किया है, इंडिया के अगेंस्ट में वॉर स्टार्ट कर दिया है और बहुत सारा अटैक कर चुका है, सीरीज ऑफ अटैक्स कर चुका है। ठीक है, और जब जब वो अटैक किया वो वहाँ पर प्रेजेंट था ही नहीं, मतलब ए मास्टर माइंड है और वो प्रेजेंट नहीं था हर एक अटैक में, बट ए ने ही सारा चीज़ किया है, अटैक वगैरह। ठीक है, तो ये जब अटैक किया तो क्या क्या किया, ये प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय कर दिया, जेल वगैरह को तोड़ दिया, ठीक है, ट्रूप्स पे अटैक वगैरह किया। तो ईच एक्ट इज द पार्ट ऑफ ओवरऑल वॉर एंड इज रेलिवेंट। ओ माय गॉड। तो अगर आप देखेंगे तो ये वो एग्जाम्पल है जो हम पढ़ रहे थे, डिफरेंट टाइम एंड डिफरेंट प्लेस, समझे कि नहीं? तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि भैया कोई आदमी है ये, ठीक है, ये कोई आदमी है ए, इसका दुश्मनी है किसके साथ, इंडिया के साथ। ठीक है, ये क्या किया, इंडिया के साथ एक वॉर स्टार्ट कर दिया है, और ये क्या किया, इंडिया के अलग अलग जगह में क्या किया, कहीं पर ये प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय करा दिया है, कहीं पर जेल वगैरह तोड़ा दिया है, कहीं पर ट्रूप्स वगैरह को अटैक करवा रहा है। मास्टरमाइंड है यहीं पर, और अलग अलग टाइम में करवा रहा है, और ये हर जगह मौजूद भी नहीं है,
फिर भी ये जो सीरीज ऑफ अटैक्स ये कर रहा है, हम मानेंगे ये सेम ट्रांजैक्शन है। ओ माय गॉड। और सेम ट्रांजैक्शन इसको मानेंगे, भले ही ये टाइम अलग अलग टाइम में सब में अटैक करवाया हो, ठीक है, भले ही जगह अलग अलग हो, लेकिन हम ये तीनों अटैक को क्या मानेंगे, सेम ट्रांजैक्शन का पार्ट मानेंगे। तो ये कौन सा एग्जांपल है, ये तुम्हारा एग्जांपल है इलस्ट्रेशन नंबर, ये कौन सा है, लास्ट लाइन ऑफ बैरेक्ट डेफिनेशन। डेफिनेशन का लास्ट लाइन देखोगे तो ये निकलेगा, समझ में आया। इसको मिटा देता हूँ वरना ये अच्छा नहीं दिखता है, ठीक है। अब समझ में आया। तो बी नंबर जो है आपका, जो लास्ट लाइन अभी पढ़े थे, क्या यहाँ पर देखो, क्या ये वाला, इसका है वो एग्जाम्पल, एट डिफरेंट टाइम एंड प्लेस। समझ में आया, ओके, उसी का ये इलस्ट्रेशन है, ठीक है, समझ में आया। तो ए ने बी के अगेंस्ट में, सॉरी, ए ने पूरा इंडिया के अगेंस्ट में वॉर किया और बहुत सारे अटैक्स किए अलग अलग डेट में, अलग अलग जगह में। फिर भी सारे अटैक्स को हम लोग सेम ट्रांजैक्शन का पार्ट मानेंगे, ठीक है, और वो रजिस्टर के अंदर कवर हो जाएगा, इसका मतलब, ठीक है। दूसरा, अब देखो क्या हो रहा है, बोलता है ए यूज बी फॉर डिफामेशन इन अ लेटर। ए ने बी पर डिफामेशन का केस किया है, ठीक है, ए ने बी पर केस किया है। समझो क्या बोल रहा है, ये है ए और ये है बी, ओके। ए बी पर केस किया है, केस किस चीज़ का है भाई, डिफामेशन का, मानहानि का केस किया है। मानहानि का ए अगर बी पे केस किया है, ये इस पे केस किया है ना, यानी बी कुछ किया होगा तभी तो केस किया है। बी क्या किया होगा, ऑब्वियसली कुछ उल्टा पुल्टा लिखा होगा, उल्टा पुल्टा लिखा होगा, कुछ ट्वीट कर दिया होगा, कुछ लिखा होगा, कुछ बोला होगा। हाँ सर बिल्कुल, तो वही बोल रहा है। बी क्या किया ना, एक लेटर, पहले ज़माने का एग्जाम्पल है क्योंकि वो लेटर जो चलता था, एक लेटर में उसके बारे में कुछ लिख दिया, इधर उधर का कुछ भी लिख दिया, फॉर एग्जाम्पल, जो कि ए को बुरा लगा। ए क्या किया, बी के अगेंस्ट में केस कर दिया। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। बी लेटर में कुछ लिख दिया, ए के अगेंस्ट में कुछ भी लिख दिया, और ए को जिसके बात का बुरा लगा और ए ने केस कर दिया डिफामेशन का। समझ में आया। तो अब क्वेश्चन ये अराइज हो रहा है कि इससे पहले भी, बी ने ए के बारे में बहुत सारा लेटर्स लिखा था। अच्छा, हाँ सर लव लेटर, अरे लव लेटर नहीं रे मेरे भाई, बहुत सारा लेटर लिखा था फॉर एग्जांपल। तो अगर मान लो, क्या बी ने ए का डिफामेशन किया है या नहीं किया है, लेटर में कुछ इधर उधर का बात लिखा है या नहीं लिखा है, हम कैसे समझेंगे, उस लेटर के कॉन्टेक्स्ट को कैसे समझेंगे सर, जब तक हम उसके बाकी लेटर्स को ना पढ़ लें। ओ माय गॉड, नहीं समझे, मेरा बात फिर से समझो, मैं लोकल भाषा में समझाता हूँ कि अब देखिए, लोकल भाषा में समझाने के लिए थोड़ा सा फिर मेरे को दूसरा चीज़ में जाना पड़ेगा, तो उसमें नहीं जाता हूँ, मेरा बात समझिए। ए बी पर केस किया, केस क्यों किया डिफामेशन का, क्योंकि बी ने कुछ उसके अगेंस्ट में इधर उधर का लिख दिया, ठीक है। तो अब क्या बी सच में ए के अगेंस्ट में लिखा है या नहीं लिखा है, कैसे समझेंगे, जब हम देखेंगे क्या बी इससे पहले भी लिखा था क्या कुछ। हाँ सर लिखा था, तो हम चेक करने गए, पहले का लेटर मिला 1 2 3 4 फॉर एग्जांपल, और भी 5, बहुत सारा 5 लेटर मिला पहले जो बी लिखा था ए के अगेंस्ट में। तो हमने जब देखा तो हम लोग देखे, नहीं ये तो हमेशा अच्छा लिखा है इसके बारे में। तो इससे क्या पता चला कि ये जो लेटर का कॉन्टेक्स्ट पता चल गया कि नहीं, कि भैया इसमें जो लिखा है वो नहीं सोचता था जो ए सोच रहा है। ओ माय गॉड, समझे कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, यानी पहले के जो लेटर्स जो बी ने लिखे थे ए को, हम वो सारे लेटर्स को एक ही ट्रांजैक्शन का पार्ट मान लेंगे। ओ माय गॉड, उसको रेलिवेंट मान लेंगे इस लेटर के लिए। अच्छा, आगे अब पढ़ोगे तो समझ में आएगा, पढ़ें, चलिए अब पढ़ते हैं, देखिए क्या बोल रहे हैं। सपोज बी राइट्स अ डिफामेटरी लेटर टू ए एक लेटर लिखा, बी लिखा ए को, इंसल्टिंग और हार्मिंग एज रेपुटेशन, ए का रेपुटेशन को हार्म करके, ठीक है। ए डिसाइड्स टू फाइल द डिफामेशन केस, ए सोचा कि केस करूँगा, ठीक है। दैट डिफामेटरी लेटर इज़ द मेन एविडेंस, डिफामेटरी लेटर जो है मेन एविडेंस है।
but if there are other letters exchanged between A and B related to the same topic, those letters are also relevant even if they don't contain defamation. समझे में आया? वही मैं बोल रहा हूँ। देखिए, आपस में इलोन ने पहले भी जो लेटर्स एक्सचेंज किए थे वो लेटर्स को भी रेलिवेंट मान लिया जाएगा। ये समझने के लिए क्या सच में बी ने कुछ लिखा था क्या एक अगेंस्ट में, तो वही मैं बोल रहा हूँ। क्यों? वाई? बिकॉज दोज लेटर्स हेल्प द कोर्ट टू अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट एंड द फुल पिक्चर ऑफ द कन्वर्सेशन दैट लेड टू द डिफामेशन। समझ में आया? तो जो मैं बताया वही यहीं पर लिखा गया है। समझ में आ रहा है? बिल्कुल सर। आगे बढ़े। डी नंबर इलस्ट्रेशन। डी बोलता है, ये समझ में आया तो मैं क्या बोल रहा हूँ सर? फिर से बता दूँ। ये कह रहा है कि मेरे भाई बी जो है, नहीं, ए बी पे केस कर रहा है, ए बी पे केस कर रहा है डिफामेशन का, क्योंकि बी ने कुछ उसके अगेंस्ट में लिख दिया था लेटर में। ठीक है, तो अब ए और बी का पहले भी बातचीत हो चुका है लेटर के ज़रिए। तो पहले जो बातचीत हुआ था लेटर के ज़रिए, हमको उस लेटर्स को चेक करना पड़ेगा। अगर हमको इस लेटर को समझना है क्या इसने उसका इंसल्ट किया है कि नहीं, तभी हमको पता चलेगा कि इसका कॉन्टेक्स्ट क्या था लेटर लिखने का। समझे? तो वही चीज़ बोल रहा है। समझ गए? ओके। तो हम भी क्या करेंगे, बाकी लेटर्स को, बाकी ट्रांजैक्शन जो हुआ था उनके बीच जो कन्वर्सेशन हुआ था, हम सेम ट्रांजैक्शन का पार्ट मान लेंगे। अच्छा, ए ऑर्डर्स गुड्स फ्रॉम बी। देखो क्या बोल रहा है। बोल रहा है, मैं आपके साथ साथ पढ़ रहा हूँ और पिक्चर ड्रॉ कर रहा हूँ। देखो, ए ऑर्डर्स गुड्स फ्रॉम बी, मतलब ये है ए, ये क्या किया है, बी को ऑर्डर किया है। ठीक है, ऑर्डर दिया है कि भैया गुड्स पहुँचा दे। ठीक है, ऑर्डर किया है गुड्स फ्रॉम बी। गुड्स पास थ्रू अदर्स बिफोर रीचिंग ए। बी क्या किया, इसको पहुँचा दिया, ये भेज दिया गुड्स। अब देखो, ये ऐसा करके भेज दिया, भेज दिया, ये क्या होता है, भेज दिया, भेज दिया। ओके, बी गुड्स, बी क्या किया, ये जो गुड्स था, ये जो मंगाया था, ऑर्डर दिया था, ये भेज दिया। लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना, ये तो गुड्स भेजा सही है, बट ये ए के पास पहुंचा नहीं है। ओ माय गॉड, यानी क्या, अभी भी रास्ते में है। अच्छा, यानी क्या, ये जो है बी जब गुड्स भेजा, ये पहले यहाँ अटका, फिर यहाँ अटका, फिर यहाँ अटका, फिर यहाँ अटका। जब ये यहाँ तक आया था तभी ये दिमाग इसका ख़राब हो गया था। ये बोलने लगा कि मेरे को ऑर्डर मिला नहीं, मिला नहीं, मिला नहीं। बी को बोल रहा है कि आया नहीं है। बी बोल रहा है भाई मैं भेज दिया हूँ, भेज दिया हूँ, भेज दिया हूँ। ठीक है, समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? ए बी को ऑर्डर दिया सामान कि भैया मेरे को सामान चाहिए। बी वहाँ पर पहुँचा भी दिया, लेकिन बी जब भेजा तो उसको बहुत सारे रास्ते से होकर गुजरने पड़े। ठीक है, तो हर एक रास्ता जो वो, हर एक मतलब स्टॉपेज आप कह सकते हो हर एक इंसान के। फॉर एग्जांपल ये सुनो, इंसान है, बी जब सामान भेजा ए के पास तो ये अलग अलग आदमियों के जरिए गया। ठीक है, तो जिस जिस आदमी के पास ये गया, हर एक आदमी के पास वो सामान पहुंचा है, तो हम हर एक आदमी के पास जो सामान पहुंचा उसको रेलिवेंट मान लेंगे। ठीक है, मतलब क्या, अब इसको पढ़ो तो अब समझ में आएगा क्या है। देखिए क्या बोलता है। बोलता है मेरे भाई, A orders goods from B. The goods pass through others before reaching A. Each step of delivery is a part of transaction. Imagine A ordered goods from B, but instead of B sending them directly to A, the goods were passed through several people. Say, person 1 gave them to person B, and person 2 gave them to person 3, and so on, until they finally reached A. Now in the quote, if question is, did B actually deliver the goods to A? Then each step in the delivery is a chain. Person 1 to person 1 to person 2, and person 2 to 3, and so on, is a relevant fact. Even though the people in the middle are not ones being sued or the accused, but they form part of the same transaction because they have to prove the continuous link of delivery from B to A. Why it is relevant? Because even if A didn't receive the goods directly from B, showing that the goods were passed along with the chain of custody has to prove that the delivery was indeed made as per the order. देखिए, ये है पुराना टाइम का इंडियन एविडेंस एक्ट, उसी का है लिखा हुआ। मॉडर्न बात में अगर मैं बताऊं, मॉडर्न एग्जांपल लेते हैं। आप हो ए और ये जो बी है,
ये बी कौन है? ये है अमेज़ॉन। अच्छा, आप ऑर्डर दिए, ठीक है, क्या ऑर्डर दिए भैया? फ़ोन। ये कैसा फ़ोन है भाई? सॉरी, आप फ़ोन ऑर्डर किए, ठीक है, फ़ोन ऑर्डर किए। अब बी अमेज़न वाला भेज दिया आपके पास, ये लगा दिया, ठीक है, कोरियर कर दिया। लेकिन आपको पता है कोरियर जाता है अलग अलग पोस्ट ऑफिस में, वो रुकता है। फॉर एग्जांपल अलग अलग उनका हाउस वगैरह रहता है, जहाँ पर हेड ऑफिस रहता है, जहाँ पर वो रुकता है, उसके बाद वो आपके पास पहुँचता है। फॉर एग्जांपल आप ऑर्डर किए, आपके पास आ नहीं रहा है, तो आप बोल रहे हो भैया आप तो भेजे नहीं हो अभी तक। बी बोल रहा है मैं तो भेज चुका हूँ। तो वही चीज़ है। तो ए बी भी तो सही बोल रहा है। तो ये जब भेजा आपके पास, लेकिन आपके पास पहुंचने से पहले ये अलग अलग लोगों के पास गया, तो ये जिस जिसके पास गया सभी को रेलिवेंट माना जाएगा। अगर फ्यूचर में कभी ये आता है क्या बी ने डिलीवरी दिया था या नहीं दिया था, तो माना जाएगा। तो जब भी क्वेश्चन फ्यूचर में ये निकलेगा क्या बी ने ए को डिलीवरी किया था, तो उस समय आप जो बीच में जो लोग हैं जिनको डिलीवरी दिया गया है, सबका ये जो मिडिल मैन लोग हैं जो डिलीवरी लिए हैं और पास किए हैं सामान को, सबको रेलिवेंट माना जाएगा। ये प्रूफ करने के लिए हाँ भाई क्योंकि बी डिलीवरी दिया था बोल के। समझे कि नहीं? नहीं बोलते हैं क्या? आप खुद सोचो ना यार, क्या बोलते हैं? अब इसको और सिंपल वे में समझते हैं। आप अपने दोस्त को बोले ए भाई सामान पहुंचा दे, ठीक है, तो वो बोला अबे पहुंचा तो दिया यार, तो तुम बोल रहे हो अबे आया नहीं है, तो बोलता है अबे अभी तेरा भाई को तो दिया हूँ, अभी पहुंचता होगा। तो वही चीज़ है, समझे कि नहीं? ए बी को ऑर्डर दिया, बी सामान पहुंचाया, लेकिन वो बीच रास्ते में रह गया है और ए बोलता है कि हमको मिला ही नहीं है। तो अगर फ्यूचर में कभी इस चीज़ को लेकर सवाल खड़ा होगा क्या बी ने डिलीवरी दिया था, तो जितने भी लोग बीच में मिडिल मैन लोग हैं, सबका बात, सबका जो जो गुड्स का पहुंचना हुआ, उनका डिलीवरी हुआ, वो सब रेलिवेंट हो जाएगा, ख़त्म। और कुछ नहीं है इसमें। समझ में आया? ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट तुम्हारा सेक्शन 4। आई होप आपको समझ में आया होगा। अच्छे से देख लीजिएगा, मैं बहुत कोशिश किया समझाने का अच्छे से। इसके अलावा सर ख़त्म हो गया क्या? बिल्कुल ख़त्म हो गया, लेकिन अभी बाकी है मेरे दोस्त। सर आप क्या बाकी है? आप तो सब डायरेक्ट का भी बता दिए, एग्जाम्पल भी बता दिए भैया। बताया हूँ, सब बता दिया, लेकिन अभी जो मुझे बताना है वो क्या है बता रहा हूँ। इसका बस लास्ट क्लास बचा है, लास्ट क्लास में ये ख़त्म हो जाएगा सर। मतलब अभी भी बाकी है? बिल्कुल बाकी है। क्या बाकी है? यहाँ से बाकी है फाइनल नोट्स। एग्ज़ाम में आपको क्या लिखना है? एग्ज़ाम में जब क्वेश्चन आएगा रेजिस्टे पर, तो आप क्या लिखोगे? एग्ज़ाम में केस लॉज आएगा तो आप क्या लिखोगे? ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। रेस जेस्टे का ये तीसरा क्लास था। सर आज क्या पढ़े हम लोग? अगर आप देखोगे, आज हम लोग सबसे पहले पढ़े कि कब मानेंगे कि सेम ट्रांजैक्शन जो है वो ख़त्म हो गया, कब मानेंगे कि जो रेस जेस्टे है वो ख़त्म हो गया, कब मानेंगे, ये पढ़े हम लोग। फिर हम बेयर एक्ट पढ़े, उसका डेफिनेशन को अच्छे से याद किए, उसके बाद उसका इलस्ट्रेशंस वगैरह देखे। समझ में आया? नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, इसका फुल फ्लेज्ड नोट्स देखिए, मैं ऑलरेडी प्रिपेयर कर दिया हूँ, बहुत अच्छे से मेहनत करके बनाया हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, देखिए ये नोट्स है, ये इसका क्लास नेक्स्ट क्लास में होगा विथ केस लॉज। केस लॉज का भी देखिए, केस लॉ वगैरह बहुत, जो इसका जो लीडिंग जजमेंट है आर वर्सेस बेडिंगफील्ड, ठीक है, तुम्हारा रतन वर्सेस क्वीन, ये सब बहुत ही लीडिंग जजमेंट है, वो सारा देखो लिख के लाया हूँ मैं। नेक्स्ट क्लास में हम अच्छे से पढ़ेंगे। आज का क्लास यहीं रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास विल बी द लास्ट क्लास ऑफ रेस जस्टे एंड वेरी मच इंपॉर्टेंट क्लास, सो तो मिस मत कीजिएगा, डोंट ट्राई टू मिस द क्लास, ठीक है, वरना कुछ समझ में नहीं आएगा। समझ में क्या नहीं आएगा, मतलब केस लॉज आपको छूट जाएगा, ठीक है। बाकी तो समझ गए, लेकिन जो इंपॉर्टेंट केस लॉज हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं रेस जेस्टे को लेकर सेक्शन 4 से रिलेटेड, वो आपको फिर समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास हम पढ़ेंगे इस नोट्स से, ठीक है, मतलब जो मैं बनाया हूँ, और ख़त्म हो जाएगा सेक्शन 4, ठीक है। चलिए, उसके बाद सेक्शन 4 जैसे ही ख़त्म होगा, सेक्शन 5 सेक्शन 6 के और आगे बढ़ेंगे, और क्या। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। मैं हूँ आपका दोस्त सैम, और पढ़ते रहिए। और भैया कमेंट में यार कोई नहीं बोलता यार, कुछ तो बोल दिया करो।
हाँ कि कैसा लग रहा है क्लास सर, अच्छा लग रहा है सर, बहुत मेहनत कर रहे हो आप सर, तभी तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा ना। हाँ चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए।